नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रीति पटेल। आज का तास अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम आज गुजराती मध्यकालीन कवि सामल भट्ट कृत पद्य वार्ता मदन मोहना की कथा वस्तु की चर्चा करने जा रहे हैं। यह पद्य वार्ता वीर नर्मद दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय सूरत गुजरात में आर्ट्स विभाग में तृतीय वर्ष के अभ्यासक्रम में है। हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपके ज्ञान में अवश्य वृद्धि लाएगा। मदन मोहना सामल भट्ट गुजराती पद्य वार्ता के लिए सुप्रसिद्ध है। उनके जन्म के बारे में मतमतांतर है, जिससे ईस्वी सन 1694 से 1718 के मध्य उनका जन्म माना जाता है। पिता वीरेश्वर और मां आनंदीबाई, गुरु नाना भट्ट, इन तीनों का उनके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यह मदन मोहना सामल की स्वतंत्र रचना है। सामल श्रेष्ठ रचनाकारों में से, सामल की रचनाओं में से श्रेष्ठ ये रचना है। वार्ताकार सामल की शक्ति और मर्यादा दोनों का दर्शन करवाती हुई प्रतिनिधि रूप पद्य कथा है। चंद्रावती में संकोच से और नम्रता से पांव बढ़ाने वाला सामल मदन मोहना में जुस्से जुनून से कहता है, मदन मोहनानी कथा कड़ी कड़ी रसाल, पंडित हसे ते पृक्ष से हसे जेमा प्राण। इस पंक्ति में आत्मविश्वास को हम देख सकते हैं। इसकी कथा दोहा, चौपाई, छप्पा इनका प्रयोग करते हुए 10,317 कड़ी में रची गई है। जैसे कि गुजराती श्रेष्ठ आख्यानकार के रूप में हम प्रेमानंद को जानते हैं, वैसे ही सामल श्रेष्ठ पद्य वार्ताकार है। सामल ने अपने रसाल वार्ता कथन से पूर्व के सभी वार्ताकारों को ढंक दिया है। मदन मोहना सामल की एक सुंदर और बहु प्रसिद्धि प्राप्त पद्य कथा है। हम उसकी कथा को देखते हैं तो कथा वस्तु इस प्रकार है। मथुरा के राजा मधुसूदन और रानी मधुसूदना की बहुत ही सुंदर रूपवती कन्या है मोहना। मोहना विवाह के योग्य हो जाती है। राजा अपने प्रधान इंद्रजीत को बुलाते हैं और बात करते हैं। इंद्रजीत कहते हैं कि हमारे राज्य में पंडित सुखदेव जी आए हुए हैं, हम पहले मोहना को उनसे विद्या सिखाएंगे। तो मोहना की उम्र और पंडित सुखदेव की उम्र यानी कि दोनों जवान है और दोनों में परस्पर आकर्षण ना हो, उसके लिए राजा मधुसूदन अपनी राजपुत्री से कहता है, एक पंडित आव्यो पूर्विखे तेमा लक्षण 20 ने 12 पण अवगुण मोटो अधिक कोढ़ी तेनी काय मुख जोता ते मनुष्यनु प्रोढ़ू प्राचित थाय। अर्थात एक बहुत बड़ा पंडित नगर में आया है, वह 32 लक्षणों का है, तुम्हें उसके पास पढ़ने के लिए रखना है। परंतु उस पंडित की काया कोढ़ी है, इसलिए उसका मुंह देखने में दोष है। और उसके बाद मोहना पिताजी को कहती है कि उसका काम तो सिर्फ मेरा काम तो सिर्फ उनसे पढ़ने का है, पंडित का मुख देखने का मेरा काम नहीं है। और उसके बाद राजा पंडित को बुलाकर कहते हैं कि मेरी बेटी समझदार है, सयानी है, बुद्धिमान है, सुंदर सुलक्षणी है, पर उसका जन्म चित्रा नक्षत्र में हुआ है, परिणामतः उस पर डाकिन जैसा दोष है और इसीलिए वह आंखों पर पट्टी बांधती है, किसी का मुख नहीं देखती।
पंडित भी उसका मुख नहीं देखने की बात कबूल करता है। बीच में एक पर्दा रखने की बात होती है और इस ढंग से विद्याभ्यास शुरू होता है। अभ्यास पूर्ण होते ही पंडित कुंवरी की परीक्षा लेते हैं। समस्याओं को पूछा जाता है, निराकरण होता है, लेकिन एक समस्या का अर्थ जानने में पंडित और कुंवरी के मध्य मतभेद हो जाता है और उसका हल प्रधान पुत्र मदन लाता है। मदन कभी कभी वहां पर आकर बैठता था, वह आज भी वहां था। मदन के शब्द सुनकर मोहना बीच में से जो रेशमी पर्दा था उसे हटा देती है और पिता ने झूठ का सहारा लिया था यह मोहना समझ गई। मोहना जब मदन के रूप को देखती है तो उसकी ओर मोहित हो जाती है। मदन उससे ही मिले, उससे ही वह विवाह करे, इसके लिए वह मां अम्बा से भी प्रार्थना करती है और वह बात पंडित और मदन के सामने रखती है, लेकिन पंडित और मदन उसे रोकते हैं। तीनों अपने अपने तर्क रखते हैं, दृष्टि बिंदु प्रस्तुत करते हैं, विविध दृष्टांत कथाएं भी कहते हैं। मदन तो यहां तक कहता है, हूं अज ने गजराज तू सिंह हूं सियाल, तू नाग हूं अलसियो, हूं अर्णव तू अर्णव हूं अखाल, तू हीरो हूं कांच को, तू जान हूं अजान, तू कंचन हूं कथीर छू, ओलख ए एंधाण। मोहना उसकी कोई बात नहीं मानती। मोहना कहती है कि अगर तू चला गया तो मैं मर जाऊंगी और स्त्री हत्या का पाप तुम्हारे सिर पर लगेगा। मदन उसे धैर्य रखने के लिए कहता है कि ईश्वर की सहायता अगर होगी तो सब कुछ अच्छा होगा, उतावलेपन में काम बिगड़ेगा। और उसके बाद मोहना जाती है। ये जो इसके बीच में मोहना को समझाते समझाते वणिक का दृष्टांत भी सामल ने रखा है, अखंड विद्यारस में से लिया है। इसका उल्लेख किया कि जाति पाति की जानकारी के ये बिना जुहलाहा के साथ निकलने वाली राजकुमारी बाद में बहुत पछताती है और आत्महत्या कर लेती है। उसके बाद नायक ऊंच नीच के भेदभाव को ध्यान में रखते हुए होने वाले अनर्थ का जिक्र करता है। हिरन पर मोहित होकर अपने घर उसे रखने वाली सिंहनी शेरनी का दृष्टांत रखते हैं, लेकिन मोहना नहीं सुनती। अंत में नायक मदन मोहना के साथ विवाह करने के लिए तैयार हो जाता है। पंडित दोनों का विवाह करवाने के लिए भी तैयार होते हैं। दोनों का गंधर्व विवाह पाठशाला में होता है। उसके बाद विवाह हो गया। उसके बाद पंडित सुखदेव नगर छोड़कर जाने के लिए राजा के पास जाते हैं, जाने की आज्ञा मांगी, लेकिन दीपावली नजदीक होने के कारण राजा ने पंडित को रुक जाने के लिए कहा। उसके बाद राजा अपनी पुत्री के पास आकर कहते हैं कि बेटी तुम्हारी विद्या अब पूर्ण हो गई है, तुम्हें जो पसंद है उस युवक के साथ अब हम तुम्हारा विवाह करवाएंगे। मोहना कुछ नहीं बोलती। राजा अपनी पुत्री को मोहना को पत्नी के पास भेज देते हैं, यानी मोहना की माता के पास। माँ ने शादी की बात की तो मोहना उनकी गोद में सिर रखते हुए सारी बातें बताती है। और उसके बाद रानी ने राजा को सब कुछ बता दिया। राजा क्रोधित हुए। उन्होंने पंडित समेत मदन मोहना को बुलाया, सच्ची हकीकत जानी और उसके बाद प्रधान को कहा। राजा ने प्रधान को अपने गुनाह की सजा के लिए पूछा। प्रधान चतुर था, उसने किसी अन्य का नहीं लेकिन अपने पुत्र को ही दंड देने के लिए कहा। प्रधान इंद्रजीत का पुत्र मदन, उन्होंने अपने पुत्र को ही दंड देने के लिए कहा। प्रधान की ये बात सुनकर राजा को आनंद हुआ और तीनों को मृत्यु दंड के बदले निर्वासन का हुक्म दिया।
मदन ने पिता को समझाया, अभी राजा रूठा है, समय को पहचान, इस वक्त जहां जा सकते हो तुम निकल जाओ, चले जाओ। मनुष्य अगर जीवित रहा, जीवितो नर भद्रा पाम से, तो वह कभी भी राजा बन सकता है। यदि वह जिंदा रहेगा तो कभी भी सारी वेदनाएं कभी ना कभी तो दूर अवश्य होगी। सिर सलाम सामल कहते हैं, कहावत भी प्रचलित है, सिर सलामत तो पगड़ियां बहुत। राजा ने मौत की सजा नहीं सुनाई थी, जीवित रहने का हुक्म दिया था। मदन परदेश जाने की तैयारी करता है तो मोहना कहती है कि मुझे भी साथ चलना है। मोहना को साथ ले जाने के लिए अनेक मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, ये मदन जानता था। वो साथ ले जाने से जोखिम है और वो जोखिम लेना नहीं चाहता था, इसलिए मना करता है। लेकिन मोहना कहती है कि मैं तुम्हारे साथ पुरुष वेश में आऊंगी, और अंत में मोहना पुरुष वेश में मदन के साथ निकल पड़ती है। दोनों चलते हैं और बीच में यात्रा के दरमियान एक गांव में विश्राम के लिए रुकते हैं। उस समय वहां पर एक गणिका से उनकी भेंट होती है। गणिका मोहना का स्त्री वेश, पुरुष वेश में स्त्री का होना भांप गई थी, जान गई थी, और वह क्या करती है, छल कपट से मोती दिखाने के बहाने मोहना को अपने साथ ले जाती है। दूसरी ओर मदन को संदेशा भिजवाती है कि गांव के राजा को पता चल गया है कि तुम्हारे साथ जो पुरुष वेश में आया है वह स्त्री है, पुरुष नहीं है, इसलिए मैंने उसे पूर्व दिशा की ओर भगा दिया है, अब तू भी उसी दिशा में जा। मदन ये बात सुनकर भाग जाता है और यहीं से मदन मोहना की वियोगावस्था शुरू होती है। मोहना को ज्ञात होता है कि वह एक गणिका के छल की शिकार हो गई है। वह साहस पूर्वक भागने की युक्ति बनाती है और जब रात्रि में सभी सो गए होते हैं तब मोहना क्या करती है, गणिका के नाक, कान और चोटी काट कर वहां से भाग निकलती है। वो वन में जाती है, वन में एक नाग को आग में जलते हुए देखती है, वह मोहना उसे बचा लेती है और नाग उसे चमत्कारिक मणि देता है और उससे 5 रोग दूर होंगे। 5 रोग कौन से? सर्पविष, रक्तपीत, अंधापन, कोढ़, वंध्यत्व। और वो मणि, चमत्कारिक मणि मोहना लेकर आगे चलती है और मोहना मणि को प्राप्त करके अनेकों की बीमारियां दूर करती है। महिड़ापुर नामक गांव में पहुंचती है, वहां का धनाढ्य व्यापारी के वंध्यत्व को दूर करती है। तो वह पुरुष वेश धारण किए हुए मोहना का विवाह अपनी बेटी उसके साथ करवा देता है। नववधु को मायके में छोड़कर मोहना आगे बढ़ती है, बद्री केदार में पहुंच जाती है। वहां राजा पुरंदर सेन का अंधापन दूर करती है तो उसकी पुत्री कनकावती से विवाह करती है। वहां पर भी विवाहिता को मायके में छोड़कर आगे बढ़ते हैं। प्रस्थानपुरी नगर में प्रधान पुत्र उसका रोग दूर करती है तो उसकी पुत्री के साथ विवाह होता है। यहां से आगे बढ़ती है मोहना पुरुष वेश धारण किए हुए और जाती है चंद्रावती में। वहां पर चंद्रसेन राजा का कोढ़ दूर करके उनकी पुत्री के साथ विवाह करती है। 13 दिन वहां पर रहकर फिर यात्रा करके वापस आऊंगा कहकर मोहना आगे बढ़ती है और सोपारा जाती है। सोपारा के राजा की कन्या कृष्णावती को सर्प ने डंस लिया था। मोहना उसका मणि की सहायता से विष दूर करती है और कृष्णावती से विवाह करती है और वह एक शर्त रखती है कि आपको जिंदा करने के लिए मैंने मंत्र शक्ति का प्रयोग किया है और इसीलिए मुझे 6 माह तक आपको स्पर्श नहीं करना है, नहीं तो हम दोनों का निधन हो जाएगा। सोपारा में रहकर ही मोहना ने मदन को ढूंढने का प्रयास किया। चारों दिशाओं में 4 सदाव्रत शुरू करती है, चारों जगह डेरा खड़ा करती है और इन डेरों में 4 पुतले मोहन, मदन, पंडित और प्रधान के बनाकर उसके नीचे नाम लिखवा देती है। और उधर गणिका का संदेश पाकर पूर्व दिशा में जो मदन भागा था
वह भागा हुआ मदन रूपावती नगरी में पहुंचता है। रूपावती नगर के राजा की बेटी अरुणा अपनी समस्या का उत्तर देने वाले युवक के साथ विवाह करेगी ऐसा निर्णय किया था। जब वो मदन को देखती है तो उसके प्रति मोहित हो जाती है और मां अंबा से प्रार्थना करती है कि मदन उसकी समस्याओं का उत्तर दे। मदन उसकी समस्या का उत्तर देता है, उसके साथ विवाह करता है। मदन वहां 7 दिन रहकर बहाना बताकर निकल पड़ता है और चलते 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 जहां पर मोहना राज कर रही थी वहां पहुंच जाता है। मदन मोहना का बाद में अंत में पुनर्मिलन होता है। लगन वसूली के बहाने दोनों निकलते हैं। रास्ते में विवाहित कन्याओं को दोनों साथ लेते जाते हैं। मथुरा के नजदीक आकर वहां पर मुकाम करते हैं। बड़े लश्कर के साथ आक्रमण की बात सुनकर मधुसूदन घबरा जाते हैं, पर मदन गुप्त संदेश भेजता है, प्रधान राजा से बात करता है और अंत में पिता पुत्री का सुखद मिलन होता है। इस प्रकार कथा कभी रसप्रद, कभी मंद, कभी गतिशील, कभी उपदेशात्मक, कभी समस्याबाजी में फिसलता, कभी कुतूहल जगाती हुई आगे बढ़ती है। और सामल की रचना कृति में पुरुष पात्रों की तुलना में स्त्री पात्र अधिक प्रतिभावान, कलात्मक, साहसिक और समस्यामूलक है। इस पद्य वार्ता की नायिका मोहना भी अपने साहस, चपलता, बुद्धि, चतुराई और भावुकता जैसे गुणों के कारण दर्शकों का ध्यान आकर्षित करती है। मदन मोहना की मुख्य प्रेम कथा के साथ वार्ताकार ने अन्य 6 उपकथाओं को दृष्टांत कथाओं से दर्शकों को जकड़े रखा है। इस कथा में श्रृंगार, वीर अद्भुत रस है क्योंकि यह प्रणय कथा है और चमत्कारिक मणि को प्राप्त होना अद्भुत रस आता है। वार्ताकार कवि सामल ने गणेश जी की वंदना के पश्चात शुरुआत में गणेश जी की जब वंदना की तो उसके पश्चात मदन मोहना का उल्लेख किया है। कहूँ कथा मदन मोहना जे सतवारी सार, बुद्धि पराक्रम चातुरी, अर्णव अकल अपार। और कृति के अंत में कवि सामल कहता है, मदन मोहनानी कथा कही मन मेली मोड़, सामल भट्ट कविता कहे सहु बोलो श्री रण छोड़। तो यहीं पर यह कथा पद्यवार्ता मदन मोहना की पूर्ण होती है। बहुत ही सुंदर सुप्रसिद्ध सामल भट्ट की यह पद्यवार्ता मदन मोहना। अस्तु।